हेलो डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोधिसत्व पीसीएस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरिंदर तिवारी। एज अर्लियर वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू मेक करंट अफेयर्स प्रिपरेशन फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन टोटली फ्री। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज की कड़ी में हम पढ़ेंगे बिहार एंड इथेनॉल और केस स्टडी देखेंगे व्हाई बिहार इज बुलिश ऑन इथेनॉल। इथेनॉल को लेके बिहार इतना बुलिश क्यों है, बिहार सरकार इतनी उत्साह की स्थिति में क्यों है। किसी भी टॉपिक को हम तोड़ के पढ़ते हैं ताकि हमारा जो अल्टीमेट गोल है केवल जानकारी ग्रहण करना नहीं, एग्जामिनेशन में जाके प्रेजेंट करना अपनी जानकारी को अपने शब्दों के माध्यम से। तो हम देखेंगे कि क्यों हम पढ़ रहे हैं इथेनॉल, चर्चा में क्यों है, इंट्रोडक्शन में देखेंगे। साथ में इथेनॉल क्या है, यदि प्री में आपने पढ़ रखा होगा इथेनॉल के बारे में तो ये आपको पता होगा। भारत के लिए इथेनॉल क्यों जरूरी है, इसके साथ साथ इथेनॉल ही क्यों वैकल्पिक ईंधन के रूप में, वैकल्पिक जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल की ही बात क्यों करी जा रही है, सरकार के क्या प्रयास हैं इसको लेके। और बिहार इथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 का हम फीचर्स देखेंगे, उसका केस स्टडी करेंगे और अंततोगत्वा फाइनलाइज करेंगे व्हाई स्टेट इज बुलिश ऑन इथेनॉल। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। और हाँ, हम इसका पीडीएफ जो है कल ही रात में 12 बजे के करीब अवेलेबल करा दिया था। टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उस पर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उसे जरूर पढ़ लेना। लेकिन पहले वीडियो लेक्चर देखो, समझो कैसे ऑब्जर्व करा जाता है किसी भी टॉपिक को फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद उसका पीडीएफ से रिवीजन करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगी सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। और हाँ, थोड़ा सा मैं प्रमोशन कर दे रहा हूं अपना, यदि आप स्किप करना चाहते हो तो 1-2 मिनट स्किप करके आगे मेन मैटर पे जा सकते हो। 70वीं 71वीं बीपीएससी प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच शुरू है, एडमिशन चालू है। संधान 2.0 हाल ही में क्लासेस शुरू करा गया है, कम क्लासेज ही निकले हैं अभी। आप यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो मात्र 3599 रुपए में सब कुछ है। इसमें प्री मेंस एससी राइटिंग, डीआई डेटा इंटरप्रेशन सब है, वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 6ठी से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक फॉर मेंस एग्जामिनेशन, वीकली टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस, वीकली एडिटोरियल एनालिसिस, करंट अफेयर्स, एससी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस एग्जामिनेशन, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और ये सारी चीजें थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स एज पर आवर शेड्यूल और टाइमिंग हम अपने टेलीग्राम पेड प्राइवेट ग्रुप पे अवेलेबल करवाते हैं। ये हमारा नंबर है 97 170 58 805 98 10 63 8805। माय डियर फ्रेंड, इफ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रमोशन। अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पे। वाई इन न्यूज। देखो, बिहार सरकार का ना, इसमें बिहार सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए हमें। नीतीश कुमार जैसा विजनरी लीडर है हमारे पास, उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं तो उनको लेके उनकी लोग खिंचाई भी करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये इतना विजनरी है कि सोचो, जो इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी है इस पर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। कब लाई गई थी? 2018 में। लेकिन ये 2007 से ही प्रयासरत से कई बार जो है अधियाचना वगैरह, मतलब कई बार प्रपोजल वगैरह भेज चुके थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नेग्लेक्ट करती रही। तो सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो 2007 से ही सोच रहा है पर्यावरण के बारे में, बायोफ्यूल के बारे में, अपने यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करने के बारे में। अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं इसकी कलई खोलूंगा कि कितना विजनरी आइडिया था और कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे अडॉप्ट करा गया। उसके बाद बिहार सरकार को जो है बिहार सरकार को और ज़्यादा इसका सपोर्ट मिल गया नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी का। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो 2007 में जो है 2007 से बिहार सरकार प्रयासरत थी, 2018 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आती है और फिर 2021 में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है इथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाती है। तो ये हम बात करेंगे, ऑब्वियस इंट्रोडक्शन ऐसे ही लिखते हैं ना। और हाल ही में पिछले महीनों अप्रैल 2023 में आपके चीफ मिनिस्टर के द्वारा स्टेट का दूसरा इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है यूनिट शुरू करा गया मोतीपुर में, जो कि मुजफ्फरपुर में है, जिसकी कैपेसिटी 110 किलो लीटर प्रति डे के हिसाब से है, जो मेज से इथेनॉल को प्रोड्यूस करेगा। मेज मतलब मक्का, ठीक है। और कॉस्ट जो है इसकी टोटल लागत आई है 152 करोड़। तो ये तो है ही, हमें वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल यहां से प्राप्त होगा। साथ में ये कम से कम एटलीस्ट 700 लोगों को
रोजगार देगा, रोजगार जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इस प्लांट से, इस यूनिट से। अल्टुगेदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 17 इथेनॉल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को अप्रूवमेंट दे दिया गया है, जिसमें आपका पूर्णिया वाला भी है, जिसकी कैपेसिटी 65,000 लीटर प्रति डे के हिसाब से है, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी के साथ। बिहार राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के बाद इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया। देखो, इसके साथ ही राज्य में गन्ने का रस, मक्का, टूटे हुए चावल को फीड स्टॉक के रूप में यूज करके हम इथेनॉल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2022 को पूर्णिया में देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र खोला गया, उसका इनॉग्रेशन करा गया आपके यशस्वी चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा। ये ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना हुई है, बेस्ड ऑन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। यहाँ से कुछ लिक्विड ही डिस्चार्ज नहीं होगा। होता क्या है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में लिक्विड डिस्चार्ज होता है, तो आसपास के जो पानी के स्रोत होते हैं उनमें पॉल्यूशन हो जाता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, तो लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। जिसकी कैपेसिटी 65,000 लीटर प्रति डे है, और इसमें जो फीड स्टॉक के रूप में यूज होगा इथेनॉल प्रोडक्शन के रूप में, वो मेज और राइस होगा। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें देखी। अब इथेनॉल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी बोला जाता है, अनाज अल्कोहल भी बोला जाता है, ETOH भी बोला जाता है। बेसिकली OH जो है सफिक्स के रूप में मतलब जब इसका नोमेनक्लेचर करा जाता है किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, तो OH उस सब्सटेंस के मतलब टेल में लगे होते हैं जो अल्कोहलिक नेचर के होते हैं। और इथेनॉल एक तरीके का एकदम से स्पष्ट, क्लियर और रंगहीन कार्बन पदार्थ है। इसका यूटिलाइजेशन जो है एंटीसेप्टिक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, वैकल्पिक ईंधन स्रोत के रूप में तो इसका उपयोग होता ही है। साथ में रासायनिक विलायक के रूप में ही भी इसका यूज होता है। कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में भी इसका यूज होता है। और इसका प्रोडक्शन किसका, इथेनॉल का प्रोडक्शन बायोमास का एथिलीन हाइड्रेशन के द्वारा करके प्राप्त किया जाता है। यह मुख्यतः जैव ईंधन है और उत्पादन स्टार्च या चीनी आधारित फीड स्टॉक से किया जाता है। मेज से इसका उत्पादन किया जाता है। USA में, जो अमेरिका है, वहाँ पे सबसे अधिक मक्के का उत्पादन होता है, तो मक्के का यूज करके वहाँ से इथेनॉल तैयार किया जाता है। वहीं बात करें ब्राज़ील में, तो शुगर केन का उपयोग करके इथेनॉल का यूटिलाइजेशन, इथेनॉल बनाया जाता है। बहुत सारे देशों में सेल्यूलोसिक फीड स्टॉक का उपयोग करके, ये क्या होते हैं, जो पेड़ पौधों के पल्प होते हैं ना, गुदा होता है, उसका यूटिलाइजेशन करके इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो हमने ये देख लिया सारी चीजें इथेनॉल के बारे में। अब हम देखते हैं कि क्यों हम वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल पे इतना जोर दे रहे हैं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, हमारी डिमांड भी बढ़ रही है ऊर्जा की। तो ऊर्जा की जो डिमांड है ना, उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत सारे जो कच्चा तेल आयात करते हैं, इसकी उच्च निर्भरता है अन्य देशों पे, और बहुत ज़्यादा हमारा जो फॉरेन रिजर्व मनी है उसका आउटफ्लो हो जाता है। ठीक है, आयात के रूप में जब आयात करते हैं तो उस पर चला जाता है विदेशों में, तो हमारा फॉरेन रिजर्व भी कमज़ोर होता है। तो और आज के समय में इतनी वल्नरेबल दुनिया है, आपने देखा कोविड-19 की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, साथ में उसके बाद साल भर से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल के करीब, अब 2 साल हो जाएगा फरवरी 2024 में रशिया यूक्रेन वार का 2 साल पूरा होने वाला है। इसके वजह से जो वर्ल्ड का सप्लाई चेन हुआ वो डिस्टर्ब हुआ। अभी हाल ही में इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, उसके चलते बहुत सारे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हमारी निर्भरता जिन देशों पे यदि फॉरेन कंट्री पे ज़्यादा रहेगी ना, तो इस वल्नरेबल दुनिया में हम उतने वो नहीं रहेंगे, सेफ और सिक्योर नहीं रहेंगे। तो इसीलिए इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है वर्ल्ड में, चाइना और अमेरिका के बाद। प्राथमिक ऊर्जा खपत जो है इसका 800 मिलियन टन के समतुल्य है 2019 के आंकड़ों के अनुसार। और इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 की माने तो भारत जो है इसमें 80% से अधिक ऊर्जा जरूरतें जो स्रोत पूरा करता है वह है कोयला, तेल और ठोस बायोमास। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया ही कि आयातित कच्चे तेल पे उच्च निर्भरता है इंडियन गवर्नमेंट की।
85% हम आयात करते हैं। मान लीजिए 100 लीटर है तो उसमें 85 लीटर हम आयात ही करते हैं। इसके साथ साथ 2021 में देखें तो कच्चे तेल की खपत जो है 194 मीट्रिक टन थी। घरेलू स्तर पे हम इसका 15% ही इसको फुलफिल कर पाते हैं, इसको पूरा कर पाते हैं। तो जो बचा हुआ अमाउंट है ना, वो कहां से लाया जाता है? फॉरेन कंट्री से लाया जाता है। तो क्लिक करो सारी चीजें। मैंने बताया कि जब तक आपका ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग नहीं होगा तो चीजें आपके लिए डिफिकल्ट होती जाएंगी। इसके साथ साथ बढ़ती आबादी, अर्थव्यवस्था का जो बढ़ता स्टेटस है, बढ़ती जीवन शैली है, ब्रॉड होती जीवन शैली, स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, तो ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। और ऊर्जा की जैसे जैसे मांग बढ़ेगी तो भैया उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना। केवल हम बाहर से आयात करके इसको तो फुलफिल नहीं कर सकते हैं। और इतना वल्नरेबल दुनिया मैंने बताया कैसे है, कितना बार सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है, कभी कभी देश अपने आप में मनमानी करने लगते हैं, आप उनका नेक्सस बन जाता है। ऊर्जा सप्लायर जो भी देश हैं या कच्चा तेल के सप्लायर जो भी देश हैं, तो क्या होता है, इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है और घरेलू इकोनॉमी का इन्फ्लेशन वगैरह हाई हो जाता है। मान लो कि हम तेल आयात करते हैं, प्रोडक्शन में एनर्जी का उपयोग होगा ही, तो जब तेल महंगा आयात करेंगे तो प्रोडक्शन के रूप में एक घटक के रूप में जो तेल का इनपुट होगा वो कॉस्ट हाई करेगा। मतलब जिस तेल का हम ऊंचे दाम पे खरीदेंगे तो किसी वस्तु के प्रोडक्शन में वो लगेगा तो उसका कॉस्ट इनपुट भी हाई हो जाएगा, तो वो अंततोगत्वा वस्तु भी हाई होगी, तो घरेलू लेवल पे इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ेगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए भैया निर्भरता जरूरी है, और वो भी आने वाले समय में ऊर्जा निर्भरता तो बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए आयात पर उच्च निर्भरता के कारण विदेशी मुद्रा बहिर्प्रवाह भी बहुत होता है। 2020-21 का आंकड़ा देखें तो शुद्ध पेट्रो आयात पे $551 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है हमने दूसरे देशों को दे दिया, 185 मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात करके माय डियर फ्रेंड। तो इतना सब सारा मामला है, तो क्या हम अब सोचेंगे कि ना भैया हम फलानवे से लाएंगे, कतर से लाएंगे या सऊदी अरब से लाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम अपने ऊपर जितना डिपेंडेंट रहेंगे उतना ही स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई। हमने देखा, शुरुआत में देखा कि इंट्रोडक्शन देखा कि कैसे बिहार सरकार और नीतीश कुमार का जो विजनरी कॉन्सेप्ट है 2007 से ही प्रयासरत थे नीतीश कुमार जी, और कई बार प्रपोजल भेजा था इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नेग्लेक्ट किया। और अंततोगत्वा 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाती है। उसके बाद 2021 में इनको सपोर्ट मिल जाता है और बिहार सरकार के द्वारा इथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाई जाती है। बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। उसके बाद हमने इथेनॉल का इंट्रोडक्शन देखा, इथेनॉल क्या होता है, कैसे वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है, बायोफ्यूल के रूप में यूज हो सकता है, बहुत सारे उसके उपयोग देखेंगे, यूटिलाइजेशन उसका काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसके बाद हमने देखा कि क्यों हम वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल की तलाश वगैरह कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। अब इथेनॉल ही क्यों इथेनॉल, वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल चलो एक चीज हो गया, लेकिन इथेनॉल ही क्यों? देखो, एक इसमें ना बहुत बेहतर ईंधन गुणवत्ता है। ठीक है, ये मतलब बहुत अच्छा ईंधन इसे माना जाता है। इसमें जो है ना ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, O2 की मात्रा, तो ये अधिक ज्वलनशील होता है और बहुत ज़्यादा जल जाता है, एकदम जल जाता है, अपशिष्ट ना के बराबर, और पॉल्यूटेंट को पर्यावरण में ना के बराबर छोड़ता है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये हो गया कि ये जो है ना वैल्यूएबल है बहुत ज़्यादा। अपना मान लो कि एक लीटर आप यूज करते हो पेट्रोल, तो उसमें बहुत सारे उड़ जाते हैं या न जल पाता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बच जाता है, लेकिन ये पूरा का पूरा जल जाएगा। ठीक है, एक तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें जो है इसका ऑक्टेन मान जो है एक तरीके से कह सकते हो कि ज्यादा है। पर्यावरणीय लाभ जो है इससे होंगे, ऑब्वियस पॉल्यूटेंट पर्यावरण में नहीं छोड़े जाएंगे तो पर्यावरणीय लाभ होगा और कम प्रदूषणकारी होगा। बड़ी कृषि योग्य भूमि है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा सरप्लस अनाज हमारे यहाँ बच जाता है जो, और अंततोगत तो हम अपने स्टॉक में नहीं रख पाते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, सड़ जाता है तो समुद्र में हम डंप करते थे, उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, आप ये सोच रहे होगे कि सर इथेनॉल प्रोडक्शन की बात कर रहे हो आप, तो ये सब तो अनाज से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यदि अनाज से प्रोड्यूस होगा तो हम अनाज जो आम लोगों के लिए खाने का अनाज है उसको छीन के सरकार जो है इथेनॉल प्रोडक्शन केवल करने लगे तब क्या होगा? तो ऐसा कुछ नहीं, जो खाने के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए खाने योग्य नहीं है, उन्हीं अनाजों का उपयोग होगा, अधिशेष और सरप्लस अनाजों का उपयोग होगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इससे किसान भी उत्साहित होंगे कि चलो भैया हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बेच के पैसा कमाएंगे, और इससे होगा क्या, किसानों की आय भी दोगुनी होगी, अत्यधिक उत्पादन होगा, प्रौद्योगिकी उपलब्ध
उपलब्धता है हमारे यहाँ इथेनॉल के प्रोडक्शन को लेके, और इथेनॉल पे चलने वाली वाहनों का भी बनना जारी है, कंपनियों के द्वारा हमारे यहाँ बनाई जा रही है। E20 वाहन अब सब लोग अपडेट करके आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको लेके ये तो हो गया कि इथेनॉल ही क्यों, तो इथेनॉल की गुणवत्ता और उसकी जो भी महत्ता है उसको लेके इथेनॉल की आवश्यकता है हमारे यहाँ वैकल्पिक ईंधन के रूप में। अब सरकारी प्रयास इसको लेके क्या करे गए हैं, देखो प्रशासित मूल्य तंत्र स्थापित किया गया है सरकार के द्वारा। ऐसा नहीं इथेनॉल को यदि ओपन मार्केट में छोड़ दें और मार्केट के दिमाग के ऊपर, मार्केट में जो भी मशीनरीज हैं जो मार्केट को चलाती हैं उनके ऊपर छोड़ दें तो इथेनॉल का कॉस्ट वगैरह हाई हो सकता है। तो प्रशासित मूल्य तंत्र है कि इथेनॉल का मूल्य कैसे निर्धारित होगा। इसके साथ साथ इथेनॉल उत्पादन के वैकल्पिक मार्ग खोलने उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम 1951 में संशोधन वगैरह किया गया है। इसमें जो है जीएसटी टोटल लागत जो 15% 18% होने वाली थी इसको घटा के 5% कर दिया गया है। ये सब सरकारी प्रयासों में से कुछ एक हैं। फिर 4 जून 2018 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लाई गई। इसमें इसका लक्ष्य जो है पर्यावरणीय चिंताओं को कम करना, आयात निर्भरता को कम करना, गन्ने का रस, गेहूं, टूटे चावल से जो मानव के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न है उनका यूटिलाइजेशन फीड स्टॉक के रूप में इथेनॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा करना। इसके साथ में नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन समिति की स्थापना करी गई जो ये सारा सरप्लस नेक्स्ट ईयर के लिए खरीदेगी, और बाद में इन्होंने FCI को ये NBCC जो है ये FCI को भी ऑथराइज करी कि इनसे मिलके अनाज वगैरह जो है इथेनॉल प्रोडक्शन में हम लगाएंगे जो सरप्लस अनाज है। और 2020-25 में E20 मतलब पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण जो है 20% तक करने का लक्ष्य इसके तहत हासिल करा गया, मतलब टारगेट करा गया। अब देखो तो ये तो हो गया, हमने सारी चीज़ें देख ली कि सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या प्रयास करा जा रहा है। अब बात आ जाती है बिहार की। तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट बिहार इथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021, इसका फीचर देखेंगे, ठीक है। बिहार ऐसा फर्स्ट स्टेट है जिसने इंट्रोड्यूस करा पॉलिसी इथेनॉल प्रोडक्शन को लेके, प्रमोशन को लेके। 2007 से ही प्रयासरत है, पहले ही मैंने बता दिया। इसमें इसका जो फीचर्स हैं, इसमें वित्तीय सहायता के लिए चुनी गई प्रत्येक इकाई को अपने बैंकर OMC से त्रिपक्षीय समझौता करना जो है इसमें जरूरी बताया गया है। OMC मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो भी होती हैं उनके साथ और अपने बैंकर्स के साथ जो संस्था है, जो भी प्राइवेट कंपनीज है, यदि संयंत्र स्थापित करती है तो तीनों का जो है आपस में समझौता पहले बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जो है उनको कोई वित्तीय सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा। इसके साथ साथ सभी ग्रीनफील्ड स्टैंड अलोन इथेनॉल विनिर्माण इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा जो ईंधन ग्रेड इथेनॉल उत्पादन करती हैं और OMC को इथेनॉल का 100% आपूर्ति करती हैं, जो सारी कंपनियों को दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी निवेश संयंत्र और मशीनरी लागत का 15% से अधिकतम और 5 करोड़ तक, अधिकतम जो है 15% और ये 5 करोड़ जो भी इसमें वो होगा उसके जो है इतना अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। और ये सब्सिडी जो है बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी 2016 के अलावा जो भी लाभ उसमें मिलता है उसके अलावा इसको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। इसके तहत इसके साथ साथ SC, ST, EBC, महिलाएं, दिव्यांग, युद्ध विधवा जो वार विडो होती हैं, एसिड अटैक पीड़ित और तीसरे लिंग उद्यमियों के लिए पूंजी सब्सिडी की मात्रा जो है 15.75 तय की गई है या 5.25 करोड़ जो भी कम हो वो दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो स्टेट गवर्नमेंट अभी से क्या लाभ होंगे तो आप बता नहीं सकते हो। ये कितना इंक्लूसिव है, कितना इंक्लूसिव है, देख रहे हो। ये यहाँ पे लाभ तो दिया जा ही रहा है सब्सिडी के रूप में, सब्सिडी के रूप में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड तो करी जा ही रही हैं। साथ में यदि इन ग्रुप के लोग हैं SC, ST, EBC, महिलाएं, दिव्यांग, युद्ध विधवा, एसिड अटैक पीड़ित और तीसरे लिंग जो थर्ड जेंडर की बात करी गई है ना, ये कितना मतलब विजनरी आइडिया है, आप सोच नहीं सकते हो। बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है। इस पे लिखने के कोई कहे ना तो मैं 10 पेज में लिख सकता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PDF आपको प्रोवाइड कराया गया है और ये बिहार सरकार का सबसे उच्चतम प्रयास है। देखो हमने यहाँ पे अब देखो इसमें देखते हैं एक एक करके देखेंगे। वाई स्टेट इज बुलिश ऑन इथेनॉल। इथेनॉल को लेके स्टेट गवर्नमेंट क्यों बुलिश है और ये
बहुत ही बड़ा विजनरी आइडिया है नीतीश कुमार जी का, 2007 से ही प्रयासरत थे। इनको पता था कि देखो बिहार में वैसे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है, ना के बराबर है, और जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी है, माल ढुलाई की समकारी नीति जो शुरुआत में ही आज़ादी के बाद में ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट करी गई थी, उसने बिहार की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा, या जो भी लैंड लॉक हैं पूर्वी यदि स्टेट्स की बात करें तो उनको बर्बाद करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। और हम जो है बहुत ज़्यादा अनाज उत्पादन करते हैं, जो तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यदि यहाँ पे लगता है तो रोजगार भी मतलब प्रोवाइड होगा, और यहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह होगा, सारी चीज़ें इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो बहुत सारी चीज़ें, अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। तो इन्होंने 2007 से ही ये प्रयासरत ये है इसको लेके। परंपरागत रूप से आपको पता ही है कि हमारा राज्य जो है देश में गन्ना उत्पादन में अग्रणी स्टेट है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में शीरा आधारित जो डिस्टर्लीज इकाइयां हैं यहाँ पे सेटअप हैं। इसके साथ साथ गन्ने का रस, मक्का, टूटे चावल फीड स्टॉक के रूप में पर्याप्त मात्रा में बिहार में उपलब्ध हो सकते हैं। तो इसीलिए बिहार सरकार जो है बहुत ज़्यादा बुलिश है इथेनॉल प्रोडक्शन को लेके। देखो पूरे देश में हम तीसरे सबसे बड़े मक्का उत्पादक हैं, 14% नेशनल प्रोडक्शन में टोटल हम योगदान करते हैं, और 38 में से 18 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो मेज बेल्ट में आते हैं, मक्के के बेल्ट में आते हैं। जो सीमांचल वाला एरिया है ना, जैसे पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, ये इसका योगदान अकेले जो राज्य जितना भी मक्का का उत्पादन करता है 80% योगदान है, ठीक है। और नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में बिहार को और अनुकूलता मिल गई, और बिहार जो है 5th एथेनॉल प्रोडक्शन बन गया, अभी 12 करोड़ लीटर पर ईयर प्रोडक्शन करता है इन सारी चीज़ों से। और इसी को ध्यान में रखते हुए 17 यूनिट्स की स्थापना का रिकमेंडेशन बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है, और बिहार का टारगेट है बिहार गवर्नमेंट का कि 35 करोड़ लीटर प्रति ईयर जो है ये अपना मुकाम हासिल करें। तो इस तरीके से हमने देखा सारी चीज़ें कि कैसे इथेनॉल प्रोडक्शन को लेके बिहार गवर्नमेंट बुलिश है, और यदि सारी चीज़ें होता है, इथेनॉल की इतनी यूनिट्स वगैरह लगती हैं तो इसका क्या लाभ होगा। ऑब्वियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जो हम अनाज, लाखों टन अनाज जो है बर्बाद कर देते थे, समुद्र में उसका डंपिंग कर देते थे, उसका जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। इथेनॉल का जब उपयोग होगा, ब्लेंडिंग होगा तो ऑक्टेन मान बढ़ेगा वगैरह, तो ये ईंधन जलेंगे, अधिक जलेंगे तो क्या होगा, उसे पॉल्यूटेंट जो है पर्यावरण में नहीं जाएंगे, तो इसके साथ साथ पर्यावरण लाभ होगा। किसानों का जो आय है उसको दुगुना करने में हमें सहायता प्रदान करेगा, और बिहार में रोजगार भी उत्पन्न होगा। माय डियर फ्रेंड, अंत तक आपने मुझे धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।